नमस्कार, महाबहस में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा। केंद्र की सत्ता के साथ साथ कई राज्यों की सत्ता खो चुकी कांग्रेस अब और कुछ खोना नहीं चाहती है, क्योंकि खोने के लिए अब ज्यादा कुछ बचा भी है नहीं। हालांकि बचे हुए आत्मविश्वास के साथ कांग्रेस ने राजधानी दिल्ली में जन आक्रोश नाम का पंडाल सजाया। तमाम छोटे बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। राहुल गांधी ने तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा। बीते एक पखवाड़े में कांग्रेस की दूसरी रैली थी। इससे पहले वो संविधान बचाओ नाम से एक सम्मेलन कर चुके हैं। वहीं बीजेपी ने इसे सत्ता का दर्द बताया है। ये रिपोर्ट आप देखिए, फिर जन आक्रोश बनाम परिवार आक्रोश के आरोपों को हम समझने की कोशिश करेंगे। राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार का ये वो नजारा है जिसे कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली का नाम दिया था। और जन आक्रोश के इस शामियाने में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नाकामियां गिनाते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शेर सरीखा परिभाषित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश गुस्से में है और इसका गुबार 2019 में दिखाई देगा। अपनी विचारधारा के लिए खड़ा है और एक साथ मिलकर लड़ रहा है। आप देखना क्या होता है कर्नाटक में, और उसके बाद देखना राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में क्या होता है। आप देखना कि ये जो हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो हर रोज अपना खून पसीना देता है, गर्मी में खड़ा होता है, ये शेर का बच्चा है, शेर का बच्चा। और ये सत्य का सिपाही है। इसको आप मारो, इसको आप पीटो, इसकी आप टांग तोड़ दो, इसको आप गोली मारो, ये सत्य को पकड़ के छोड़ेगा नहीं। जन आक्रोश रैली के शामियाने में शायद ही कोई मुद्दा बचा हो जिसे न छुआ हो राहुल गांधी ने। लेकिन जनता के नाम पर आक्रोश के इस जलसे को बीजेपी ने एक परिवार का आक्रोश बताया है। बीजेपी का तंज है कि ये एक परिवार का सत्ता से दूर रहने का रंज है। बीजेपी मुखिया अमित शाह ने एक के बाद एक लगातार 5 ट्वीट करते हुए कहा कि एक वंश और उनके दरबारी जनादेश के चलते एक के बाद एक राज्यों से बेदखल किए जा रहे हैं और अब वे जन आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। आज की कांग्रेस रैली कुछ नहीं है, लेकिन परिवार आक्रोश रैली है जो उनकी घटती प्रासंगिकता को दर्शाती है। देखिए, श्री राहुल गांधी जी की जन आक्रोश नहीं है। वह आक्रोश केवल उस गांधी परिवार का है जो सत्ता से बेदखल हो गए हैं और भविष्य में आने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही। बहरहाल 2019 की बिसात पर सरकार और विपक्ष अपने अपने मोहरों को सजाने में लगे हैं। मुद्दों को धार देने की कड़ी में वार और पलटवार का खेल भी जमकर हो रहा है। रामलीला मैदान में जन आक्रोश नाम की इस रैली में बड़े आत्मविश्वास के साथ कांग्रेस ने जताना चाहा कि उसे कमतर न आंका जाए। लेकिन बीजेपी के आरोपों के बीच सवाल ये है कि क्या ये जनता की आक्रोश रैली थी या परिवार के आक्रोश की रैली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी से प्रवक्ता मनीष शुक्ला और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, सबसे बड़ा सवाल क्या है यह है कि जिस तरीके से हम दिनों दिन देख रहे हैं कि 2019 का दंगल नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी का दौर, एक दूसरे पर छीटाकशी का दौर, आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ता जा रहा है। अब कांग्रेस जिसको जनता का आक्रोश बता रही है, बीजेपी ने उस पर पलटवार करके उसे परिवार का आक्रोश बता दिया है। यानी कि ये कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश है कि कांग्रेस एक परिवार तक सिमट कर रह गई है, जबकि कांग्रेस कहती है जनता हमारे साथ है। ये जनता किसके साथ है इसका निर्धारण तो 5 साल में एक बार होता है। बाकी उस अवसर के बाद तो आप बयान दे सकते हैं। संसदीय लोकतंत्र का मूल तत्व यही है, जितना मैं समझ पाया।
5 साल में एक बार पहले मतपेटी से जनता बताती थी, अब ईवीएम के जरिए बताती है। उसका जनादेश क्या कहता है वहीं से तय होता जनता किसके साथ है। बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं अपने अपने स्तर पर ये दावा करती रहती हैं, और स्वाभाविक है जब आप युद्ध में होते हैं तो अंतिम क्षण तक उम्मीद पर दुनिया कायम है वाला सिद्धांत रहता है जीवित। लेकिन राहुल जी की रैली के बाद भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह जी ने जो लगातार 3 ट्वीट किए और उन्होंने कहा कि ये परिवार के सत्ता से वंचित हो जाने के बाद उपजे आक्रोश की अभिव्यक्ति के लिए बुलाई गई रैली है। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम लोग लोकतांत्रिक जीवन के जो स्थापित मूल्य हैं उनसे डेविएट कर रहे हैं, उनसे विचलन कर रहे हैं? कांग्रेस बुरे दौर में हो सकती है, लेकिन उसकी उपस्थिति देश के तमाम हिस्सों में है अभी भी। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। और 2014 में जितने वोट कांग्रेस को मिले, कम से कम सुरेंद्र राजपूत जी के पास अगर आंकड़े होंगे तो वो बताएंगे, मेरे ख्याल से 10-11 करोड़ वोट था कांग्रेस का। तो जितना वोट मिला उतने भर का आक्रोश बताने की तो वैलिडिटी उनके पास है, पात्रता। बड़ा सवाल है। इसलिए मैं किसी भी पार्टी को कभी लोकतांत्रिक क्षेत्र से हमेशा के लिए रूल आउट नहीं करता। उत्तर प्रदेश में बसपा ने सीट नहीं जीती, लेकिन मेयर ये नगर निगम के चुनाव हुए तो बसपा ने भाजपा को हैरानी में डाला। गोरखपुर फूलपुर ने एक अजब किस्म का जनादेश दिया, नई किस्म का। इसलिए मैं मानता हूं उतना हिस्से का जनाक्रोश सबके पास होता है, अगर वो लोग चुनावी राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं। हां, कांग्रेस में एक परिवार का वर्चस्व रहा, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। यहां तक अमित शाह जी ठीक है, मोतीलाल जी से लेकर और राहुल जी तक एक परंपरा है परिवार की, लेकिन वो परंपरा बहुत सारे रीजनल फोर्सेस में भी गई है। अकाली दल को देख लीजिए, शिवसेना को देख लीजिए, डीएमके को देख लीजिए, बहुत सारे, शरद पवार साहब की पार्टी देख लीजिए, लालू जी की पार्टी देख लीजिए। तो तमाम रीजनल फोर्सेस में भी वही चलन है देश के अलग अलग हिस्सों में। सुरेंद्र जी, भाजपा कह रही है कि भाई ये परिवार सत्ता से चूंकि बेदखल हो गया, नमस्कार, इसलिए जनाक्रोश के नाम पर परिवार के आक्रोश का प्रकटीकरण किया जा रहा है। यानी तंबू जनाक्रोश के नाम पर ताना जा रहा है, लेकिन बेसिकली है वो परिवार की पीड़ा। अमिताभ जी, आपके इस कथन को, अमित शाह जी के इस कथन से मेरी सहमति है। मैं मानता हूं कि हमारे परिवार के आक्रोश की रैली है, क्योंकि 127 करोड़ का हिंदुस्तान हमारा परिवार है और उन सब की भावनाओं का प्रकटीकरण है ये। उसमें दलित परिवार भी है हमारा, मजदूरों का परिवार भी है हमारा, नौजवानों का परिवार भी है हमारा, गरीबों का भी परिवार हमारा है, और उन सारे छोटे व्यवसायियों का भी परिवार हमारा है जिनको कि पिछले 4 सालों में परेशानी हुई। हमें परिवार आक्रोश की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि हमारा छोटा परिवार है, और परिवार की पीड़ा वही समझ सकते हैं जिनके परिवार होते हैं।
भारतीय जनता पार्टी में भी जो कायदे के नेता है, जिनके परिवार हैं, वो परिवार के आक्रोश को समझते हैं अच्छी तरीके से। बाकी सब लोग अपनी जगह पे, उनको हम कुछ नहीं कहते। ये अपने आप में सच है कि हमारे परिवार के आक्रोश की रैली 127 करोड़ की। आप जो परिवार बता रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि गांधी परिवार के आक्रोश की रैली थी। दोनों की परिभाषा थोड़ी अलग हो गई। गांधी परिवार का आक्रोश भी तभी, बिल्कुल, वो मैंने कहा ना कि अपनी अपनी सोच है। जिसकी जितनी छोटी सोच है वो उतनी बात करेगा, और गांधी परिवार की सोच इतनी बड़ी है कि वसुधैव कुटुंबकम वाली बात है, तो वो बात करेंगे। मेरा यहां पर दूसरा प्रश्न है अमिताभ जी, आज की डेट में अगर दलित अपना अधिकार मांगता है तो उसको गोली मिलती है, नौजवान अपना अधिकार मांगता है तो उसको जुमलेबाजी, पकौड़े तलने की और पान की दुकान रखने की सलाह मिलती है। अगर किसान अपना अधिकार मांगता है तो उसको कहा जाता है कि भाई तुम आत्महत्या कर लो, स्वामीनाथन रिपोर्ट हम नहीं दे पाएंगे। अगर ये सब चीजें आक्रोशित होने वाली नहीं है तो हम मान लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो परिवार वाले लोग हैं, जो मनीष जी जैसे भले लोग हैं, उनका भी आक्रोश अपनी जगह है कि आप कह करके आए थे धारा 370 लाएंगे, लाए क्या? समान आचार नागरिक संहिता लाएंगे, लाए क्या? अगर आप कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को, विस्थापित पंडितों को कश्मीर में हम वो करेंगे, किया क्या? ठीक है सुरेंद्र जी आएंगे, मुझे 30-40 सेकंड और दे दीजिए सर, अगर हो सके तो। ठीक जी, जाके कहिए जी। तो मेरा यह कहना है यहां पर कि पूरे देश में नीचे से लेकर ऊपर तक आज की डेट में आक्रोश है, तो मेरे परिवार में आक्रोश है। और यह आक्रोश भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के खिलाफ है, चाहे वो कश्मीर को लेकर के हो, चाहे वो चीन को लेकर के हो, चाहे वो नौजवानों के लिए रोजगार को लेकर के हो, चाहे मजदूरों के लिए या किसानों के लिए हो। तो यहां पर हम अगर आक्रोश व्यक्त करें, और दलितों के लिए विशेष रूप से, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रूप से, हमारा जो आक्रोश है वो आक्रोश का प्रकटीकरण है। इसको आप परिवार का आक्रोश माने, हम आपके अनुग्रहित रहेंगे। ठीक ठीक ठीक। आपने कुछ व्यवसायों का नाम लिया, गाय पालन आप भूल गए। विप्लव देव का शायद आप उल्लेख कर रहे थे, तो उन्होंने गाय पालने की भी सलाह दी। जी मनीष शुक्ला जी, कांग्रेस कह रही है कि हां ये परिवार के आक्रोश का नजारा था, और ये परिवार जैसा सुरेंद्र राजपूत ने बताया 122 करोड़ 25 करोड़ लोगों का परिवार है। आपकी व्याख्या और इनकी व्याख्या पूरा पश्चिम हो गई मित्र। देखिए अमिताभ जी, जिसकी सोच राष्ट्र के प्रति होगी उसके अगेंस्ट की सोच पूरब पश्चिम तो होनी ही थी। और अगर परिवारवाद की जो इन्होंने परिभाषा दी थी, तो कायदे से अगर इनके परिवार को देखें और 1950 से लेकर आज तक का देखें, तो उस परिवार में बाबा साहब नहीं आते थे, चूंकि उनको भी इन्होंने हाशिए पर रखा, उनको चुनाव नहीं जीतने दिया, उनको भारत रत्न नहीं दिया, उनका तैलचित्र नहीं लगने दिया। नरसिम्हा राव जी इनके परिवार में नहीं आते हैं। इनके परिवार में लाल बहादुर शास्त्री जी भी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से आ जाते हैं। इनका परिवार का मतलब तो जैसा आपने कहा ना, मोतीलाल नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी जी तक, बीच में फिरोज गांधी जी भी गायब हो जाते हैं। तो ये उस दल को यहां प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं जिनके परिवार में कायदे से इनके पार्टी के नेताओं तक को भी जगह देखकर मिली है कि किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। तो कांग्रेस के परिवार की परिकल्पना को देश और प्रदेश समझता है। हमारी बात हम दूसरी बात कहना चाहते हैं। जनाक्रोश रैली या कोई भी रैली करने का अधिकार संविधान ने सभी राजनीतिक दल को दिया है, लेकिन जनाक्रोश रैली में अगर जनता नहीं जुटती है तो लोकतंत्र के एक खंभे पर हमला करने की क्या आवश्यकता थी। जिस तरीके से वीडियो वायरल हुए हैं कल जनाक्रोश रैली में, आपके भी न्यूज 18 का भी एक वीडियो वायरल हुआ है, एक और चैनल का भी हुआ है। एक चैनल का तो रिपोर्टर जो दिखा रहा था कि कुर्सियों की स्थिति दिखा रहा था, उसके सामने तो इन्होंने गमछा रख के उसको रोकने का प्रयास किया, मुर्दाबाद जिंदाबाद किया। ये अगर आपके पास जनता का आक्रोश रैली, आपने जन आक्रोश रखा है, तो जनता लाने का काम मीडिया का नहीं था जो सच दिखाने गए थे। लोकतंत्र के चौथे खंबे का काम नहीं था, वो आपका काम था कि भीड़ आती, उसकी व्यवस्था करते, कैसे आती। लेकिन
निश्चित रूप से। तो जनाक्रोश रैली में जनता नदारद थी और उसका खामियाजा वहां कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों के ऊपर उतारने की क्या आवश्यकता थी? अरे राजनीतिक क्षेत्र है, कभी सीटें घटती बढ़ती, कभी भीड़ कम आती जाती है, धैर्य रखना चाहिए। और धैर्य खोकर जो धैर्य इन्होंने खोया उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि ये जन आक्रोश रैली नहीं है बल्कि परिवार आक्रोश रैली है, जो एक एक करके लगातार स्टेट छीन रहे हैं। केंद्र छीना, 22 स्टेट छीने, उस आक्रोश में आप आज अपना गुस्सा मीडिया के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, कभी सीजीआई के ऊपर निकालने के लिए आप बैठे हुए हैं कि हमको निर्णय इसी तरह चाहिए, नहीं मिलेगा तो हम आपके ऊपर महाभियोग लाएंगे। आप 1975 वाला रूप दिखाने में आप काल वाला रूप दिखाने के लिए एकदम व्यग्र बैठे हुए हैं। ठीक है, हमारा ये रोकेंगे। अनुराग भदौरिया को भी बहस में ले आए। अनुराग भदौरिया, रुक गए हम। कांग्रेस ने रैली की, भाजपा ने कहा यह परिवार का दुख है, जो सत्ता चली गई उसके चलते यह दुख है। मनीष शुक्ला ने कहा कि आपके यहां भीड़ नहीं आई तो आपने मीडिया पर गुस्सा उतारा और मीडिया को मारना शुरू कर दिया। आपकी मित्र पार्टी है समाजवादी पार्टी की कांग्रेस। अनुराग जी, अमिताभ जी, राष्ट्र का, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्र का मतलब क्या है? वो राष्ट्र भक्ति का मतलब उनका होता है, जो हमेशा राष्ट्र की बात करते हैं। उनका मतलब है कि जहां पे बेरोजगारी हम ज्यादा बढ़ा दें उनकी राष्ट्र भक्ति में आता है, जहां किसान आत्महत्या ज्यादा करें उनकी राष्ट्र भक्ति में आता है, जहां गरीब परेशान हो और युवक बेरोजगार घूम रहा हो, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा हो, दलित पे अत्याचार हो रहा हो, लोगों को, जो युवक हैं बेरोजगार, उनको पान पकौड़ा और गाय पालने की सलाह दी जा रही हो, ये उनकी राष्ट्रभक्ति में आता है। भारतीय जनता पार्टी असली मुद्दे देश के हैं जिस मुद्दे को भटकाने की कोशिश करती है। आपने देखा होगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को भटका रही है। ये आपका मुद्दा नहीं है कि कहां कौन रैली कर रहा है, कौन रैली नहीं कर रहा है। आपका तो आप जिस मुद्दे पे आप देश के अंदर शासन कर रहे हो, मुद्दा क्या था, किस मुद्दे पे आप देश के ऊपर आज आपने काबिज किया था, किस मुद्दे पे आपने वोट मांगा था, उस मुद्दे की कभी बात करेंगे कि नहीं करेंगे आप? जैसे आपने बोला था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने उसकी बात कभी की क्या? कभी आप उसके ऊपर कभी ट्वीट करते हैं क्या? आपने 15-15 लाख की बात कहती, कभी आप उस पर ट्वीट करते हो क्या? आपने बोला था हम पूरे देश के अंदर में ऐसा भव्य माहौल बनाएंगे, यहाँ भाईचारे का माहौल होगा, कोई द्वेष नहीं होगा। हाँ, बोल तो रहे पान पकौड़ा, आप युवक रोजगार मांगने जाए तो आप उसको पान, और देखिए मुख्यमंत्री कैसा कैसा कारनामा करते हैं। नहीं, आप सुनिए, पान पकौड़ा तो छोड़ दीजिए, वो तो बेचने की बात करवा ही रहे हैं। प्लस देखिए मुख्यमंत्री क्या क्या बातें कर रहे हैं, 2-2 हीरोइनों को उनका कंपेयर कर रहे हैं, कौन सुंदर है कौन नहीं सुंदर है। ये मुख्यमंत्री का काम है, एक किसी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का काम है कि आप कंपेयर करेंगे। आपको जनता, और इनके प्रधानमंत्री ने क्या बोला था वहां पे मीटिंग में, मुझे अच्छी तरह याद है, त्रिपुरा में, मैं यहां पे मानिक हटाओ हीरा ला के दूंगा। हीरा, ये हीरा है जो महिलाओं में अंतर समझा रहा, पान पकौड़ों की बात करने की बात कर रहा है, वो हीरा खोज के लाए। ये ऐसा मुख्यमंत्री उन्होंने खोजा है। ये देश की दुर्भाग्य है, मैं बता रहा हूं, इस देश का दुर्भाग्य। एक और बता दें आपको घटना, कुशीनगर में घटना होती है, 16 बच्चे माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं, उनके बच्चों के अभिभावक लोग वहां के उनसे न्याय मांगते तो कहते नौटंकी क्यों कर रहे हो। और वही मुख्यमंत्री जी शाम को दलित के घर में खाना खाने जाते हैं, नए बर्तन मंगाए जाते हैं, खाना नए तरीके से बनता है, सारी बैठने की व्यवस्था नहीं होती है, बिस्लरी पानी मांगा जाता है। क्या दलितों के घर में बिस्लरी पानी बिकता है? आप किसका मजाक उड़ाना चाहते हैं? यह भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। मैं भारतीय जनता पार्टी से सीधी सीधी बात करना चाहता हूं। आप दूसरों का मुद्दा भटकाने का, ये मुद्दा भटकाने की आदत बंद कीजिए। असली मुद्दा इस देश के अंदर उसको उजागर कीजिए, जो मुद्दा देश के अंदर में गरीबी, बेरोजगारी, दलित, किसान, मजदूर, जिस तरह से करने की आजादी, गुजर रहा है, एक एक परेशान है, एक एक माँ अपने बच्चे को रोजगार दिलाने के लिए भगवान के दरवाजे का माथा टेकती है कि मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए, तो दिन भर उपास करती है। उपास का मतलब क्या हुआ था? उसने अगर मोदी जी को चुना था, योगी जी को चुना था, क्या सोच के चुना था? ये योगी मोदी जी आएंगे, मेरे बेटे को नौकरी मिलेगी। अनुराग जी रुको भाई, करते हैं। अरे रुको मालिक। मनीष शुक्ला, आपको नहीं लगता कि साध्वी प्राची, साक्षी जी महाराज, ये जो एक वर्ग था आपका विशेष, इसका विस्तार त्रिपुरा तक हो गया? हालांकि वो वस्त्र सफेद ही पहन रहे हैं विप्लव, लेकिन बड़ा ज्ञानी है भाई, अद्भुत अद्भुत वक्तव्य दे रहे हैं, दिन में 2-2, 3-3 वक्तव्य ठोके पड़े नहीं? पूरी दुनिया हैरान है कि भारत में ऐसा
आर्यभट्ट और वारामिहिर के बाद कौन आया इतना ज्ञानी? नहीं, कभी लगता नहीं कि कुछ ज्यादा हो गया? देखिए विप्लव का मामला नहीं, देखिए अमिताभ जी, कभी किसी का स्लिपिंग ऑफ टंग हो सकता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने एक बार कहा कि 46,000 एकड़ जमीन जो कई बार पृथ्वी के बराबर होती है, तो क्या कहा जाए उसको? ऐसे तमाम इस तरह से कभी बातें होती हैं। हमको लगता है कि आज जो विषय है जनाक्रोश रैली का, और अभी बार बार कैसे हो जाएगा? अभी नहीं, हम बार बार कैसे हो जाएगा बताइए। एक नहीं, अच्छा नहीं अमिताभ जी, एक बार तो स्लिप और टंग जो कह रहे हैं हो सकता है, ये बताइए कि नहीं आप इंटरनेट पैदा कर दे रहे हैं आदिकाल। अनुराग जी, अब आपका अवसर आए तो आप बोलिएगा, अभी आपसे सवाल नहीं था। ठीक, अनुराग रुको भाई, अब मनीष शुक्ला। हमको लगता है कि अभी जो विषय जी, तो अमिताभ जी देखिए, हमको लगता है किसी एक बयान को लेके किसी के पूरे व्यक्तित्व का परीक्षण करना ठीक नहीं होता, चूंकि कम से कम 100 बयान में श्री राहुल गांधी जी का बताऊं जो इन्होंने इस तरह से दिए। उन्होंने दिया कि 46,000 एकड़ के मुख्यमंत्री तो जाति बता रहे हैं, वो तो जाति भी बताने लग गए। अब देखिए, अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राष्ट्रवाद की बात, आतंकवाद की बात, नक्सलवाद की बात कर रहे थे। अभी अगर मैं इनको जवाब देने लगूं तो 1000 चीजें मैं इनको बता सकता हूं। तो कम से कम आप नहीं बताना, बयान तो बताने ही पड़ेंगे। हमारी सरकार है, हम अपराधियों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, हम अपराधियों पे कार्रवाई कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत छत प्रदान कर रहे हैं, शौचालय का निर्माण करा रहे हैं, हम बिजली 7 जिलों को नहीं दे रहे हैं, हम 75 जिलों को बराबर मांगते हैं, हम 75 जिलों को बराबर 1 यूनिट मांग के काम करते हैं। आप 7 जिलों को वीआईपी वाले जिलों को हम उद्घाटन कर रहे हो या उसका अवार्ड जीत रहे हो हमारे कामों का। अमिताभ जी देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग तो हल्ला बोल पार्टी से आए हैं, कोई बच्चे का अभिभावक जिनकी बच्चों की डेथ हो गई वो न्याय मांगने आते हैं तो उसको नौटंकी बताते हो। ठीक है, दोनों लोग रुकिए। सुरेंद्र राजपूत कुछ कहना चाह रहे हैं। सुरेंद्र जी, आप मनीष जी रुकिए थोड़ा, अनुराग रुकिए भाई। सुरेंद्र जी देखिए, लेकिन मेरी बात हो नहीं पाई। अमिताभ जी, आप सुरेंद्र जी से पहले पूछ लीजिए, लेकिन अनुराग जी को जरा रोक दिया। आएंगे आपके पास, आएंगे। ये हल्ला बोल न किया करें। देखिए, दो बातें अमिताभ जी बड़ी मैं स्पष्ट कहना चाह रहा था। पहली चीज तो मनीष जी ने कुछ तथ्यात्मक भूल कर दी शायद। 46,000 एकड़ तो बहुत कम जमीन होती है, कई बार धरती नहीं नप सकती, लखनऊ ही नहीं नप सकता। 46,000 एकड़ को ये थोड़ा करेक्ट कर लें। राहुल जी के 46 लाख एकड़, अभी आपने 46,000 दो बार कहा था। अच्छा, राहुल गांधी जी वाला आपको ज्यादा याद होगा, क्या कहा था बता दीजिए। अभी एक चीज बता दीजिए, राहुल गांधी जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या कहा था बता दीजिए। आपको जो परेशानी कहा था कि नहीं कहा था? अभी जो परेशानी आपको अनुराग हमको क्या परेशानी है, वही परेशानी मुझे हो रही है। अमिताभ जी बताइए एक बात, वैलिड है कि नहीं वैलिड है? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने गुजरात में जाके जो जमीन का आंकड़ा पेश किया था, इनको तो याद होना चाहिए कम से कम। कि अगर बहस ऐसी होनी अमिताभ जी तो मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं, चुप हो जाइए, चाहे बोलिए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बताइए। बोलिए ना। ठीक है सुरेंद्र जी, दोनों लोग चुप है। मैं बोल दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की असलियत क्या है। जी, दो बातें बड़ी क्लियर। जैसे अब जिसने स्लिप ऑफ टंग, राहुल जी की बात पर पता नहीं किस बात पर, अभी अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करूं, ये श्यामलाल से लेकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक के बयानों की, नारियल जूस से लेकर के पता नहीं किस किस के तक के बयानों की अगर मैं बात करूं, तक्षशिला से लेकर के कहां तक की, और 640 करोड़ अपने जो मतदाताओं की मैं बात करूं सो कॉल्ड, तो इसके बाद वो भी विदेश की धरती पर। तो इन सब बातों का कोई अगर मतलब हो मनीष जी, और मुझे ऐसा लगता है कि मनीष जी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को डिमीन करना चाहते हैं। साहब जी, मेरी बात का मंतव्य नहीं समझ पाए सुरेंद्र जी। तो मैंने यही बात तो कही, जो विप्लव पे आप फंस रहे थे, नरेंद्र मोदी जी से बताई तुलना की, और नरेंद्र मोदी को अगर ये आप डिमीन कराना चाहते हैं,
मुख्य मुद्दे पर अगर आएंगे हम लोग तो ज्यादा बेहतर होगा। कपिल का जो शो आता है और राहुल जी का जो शो है, अगर कंपेयर करिए तो ज्यादा राहुल गांधी के बयानों में पाएंगे। वो तो दुनिया को पता है आज की डेट में नरेंद्र मोदी के बयानों में क्या है। कपिल के साथ करिए या तो राहुल जी के साथ करिए। मित्र ब्रेक पर जा रहे हैं। अनुपम, भूख, भय, गरीबी, अशिक्षा, ये तमाम चीजें हमको लगता है विपक्ष की डिक्शनरी में ही रहती हैं। जब जो पार्टी विपक्ष में होती है तब तो उसकी डिक्शनरी में शब्द होते हैं, वो सत्ता में आती है दूसरी डिक्शनरी फॉलो होती है, फिर विपक्ष में आती है तो पहली डिक्शनरी आ जाती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ जी आप। जाहिर तौर पर जब कोई सत्ता में होता है तो उसका रुख दूसरा होता है, तब उसकी शैली दूसरी होती है, और जब विपक्ष में होता है तो उसकी शैली दूसरी होती है। यहां हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। महाबहस लगातार जारी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ चर्चा करने के लिए लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रेक से पहले अमिताभ जी तमाम चीजों को यहां पर जोड़ने की कोशिश की, साथ ही साथ कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने भी अपनी बात को रखा। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगते रहते हैं, जो विपक्ष में होता है वो सरकार पर आरोप लगाता है, सरकार इन चीजों का जवाब देने की कोशिश करती है। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से जनाक्रोश रैली की और राहुल गांधी ने जिस तरीके से ये कहा कि इस साल जिन जिन राज्यों में चुनाव है बाकायदा उन्होंने उनका नाम लिया और वहां कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है? क्या कांग्रेस इतनी आश्वस्त हो चुकी है, इतनी आत्मविश्वास में है कि उसको ये भरोसा हो चुका है कि तमाम जो आवाम है इन राज्यों की वो कांग्रेस के साथ खड़ी है और अब इन राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी? किस तरीके से इसको समझेंगे? अनुपम देखिए, मुझे लगता है जब तक चुनाव का नतीजा नहीं आ जाता तब तक ये आत्मविश्वास कहिए, अति आत्मविश्वास कहिए, दिवा स्वप्न कहिए, सुहेल देव राजभर पार्टी को भी रहता है। कांग्रेस और भाजपा और सपा बसपा तो छोड़ो, फॉरवर्ड ब्लॉक को भी यही रहता है। कोई चुनाव उठा के देख लीजिए, परिणाम आज सुबह 8 बजे अगर ईवीएम खुलना है, आप 7:45 पर भी पूछेंगे, जिसकी जमानत जब्त हो रही होगी वो कहेगा कि पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं, भारी बहुमत से। ईवीएम खुलने दीजिए 5 मिनट में, ये चलन है। हां, दीवार पर लिखी कुछ इबारतें हैं जो देश को समझ में आती हैं कि कौन कहां खड़ा। लेकिन एक बुनियादी सवाल मेरे जहन में खड़ा होता है, क्या सारे राजनीतिक दल 3 मसलों पर अपनी पोजीशन बदलते ही अलग राय नहीं रखते? 3 मसले हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। बेरोजगारी, अपराध और महंगाई। विपक्ष में है तो दूसरी भाषा। मान लीजिए एक्स पार्टी आज विपक्ष में है, राज्य में कोई अपराध हुआ वो कहती है सरकार जिम्मेदार, बस में जेब कटी, बोले सरकार के चलते कटी। वो पार्टी सरकार में आ जाती है, वो कहती है ये तो सामाजिक बुराई है, इसका सरकार से क्या लेना देना। यही मसला बेरोजगारी पर, विपक्ष में हो तो हर बेरोजगार सरकार के चलते बेरोजगार, आप सत्ता में आ जाए तो कहो भैंस पालो, सरकार देगी क्या रोजगार? स्वरोजगार करो। विपक्ष में दूसरी भाषा, सत्ता पक्ष में दूसरी भाषा, एक ही पार्टी। वही स्थिति महंगाई पर, प्याज का दाम बढ़ जाए, विपक्ष कहता है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने बढ़ा दिया, और आप पार्टी में आओ तो आपको ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है क्या कि प्याज देखे पानी ज्यादा बरस गया है, कम बरस गया, इसलिए प्याज महंगा हो गया या सस्ता हो गया। क्या यह छल लगातार जारी नहीं भारत में? कोई पार्टी इसका अपवाद नहीं? मनीष जी, अमिताभ जी, 3 इशू आपने उठाया, अपराध, बेरोजगारी और महंगाई। नहीं, अब महंगाई नहीं भूल जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई पे तो हम लोगों ने काबू कर रखा है। इसलिए महंगाई शब्द जनता भूल गई है। कितने रुपए किलो गेहूं है? अब आप कितने रुपए किलो अरहर है? यही मेन चीज है। देखो, आम जनता
आटा, चावल, दाल, 4 चीजों में क्या बता दो अमिताभ जी, ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, अल्लाह बोल पार्टी के, कहिए कि अपना टाइम आने पे बोले, नहीं तो डिबेट अगर इसी तरह चलनी है तो मैं भी इंटरप्ट कर सकता हूं जी। नहीं, कोई इंटरप्ट मत करिए। अपराध एक विषय होता है अमिताभ जी, अपराध एक विषय होता है। महत्वपूर्ण ये होता है कि अपराध होने पे सरकार कार्रवाई कैसे कर रही है, अपराध को किस गंभीरता से ले रही है। जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दूं तो अपराध पहले होता था, पत्रकार जागेंद्र की हत्या होती थी, शाहजहांपुर में जला के मारे जाते थे, राममूर्ति वर्मा उसमें नामजद होते थे और मुख्यमंत्री आवास उसमें बिचौलिए का काम करता था, अपराधियों और पीड़ित को बीच में बिचौलिए का काम करता था। आज क्या है, आज अपराध आपसे अपराध के अपने नहीं आप इस तरह की बात बोलिए, आप अपनी बात अमिताभ जी, आज जब हमारी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, हमने 1300-1400 से ज्यादा मुठभेड़ की, 300-400 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए, करीब 50 से ज्यादा दुर्दांत अपराधी मारे गए। आज सरकारी संरक्षण अपराधियों से खत्म हो गया है और हद तक खत्म हुआ है। हमारा जो मुख्य विपक्षी दल है रोज राज्यपाल के यहाँ जाके कहता है कि काउंटर मत करो। 30% महिलाओं पे बलात्कार की घटना बढ़ी है। एक मिनट आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अमिताभ जी, महंगाई आपकी बढ़ी है, अपराध की कार्रवाई की मार इतनी है, इतनी तेज है कि मुख्य विपक्षी दल गुनाहगार को बचाने के लिए पूरी सरकार लग जाए। ये हालत है। देखिए, डिबेट को इन्होंने राज्य के विपक्ष के नेता ने कहा, विक्रमादित्य मार का कार्यालय उन्होंने मान लिया, विपक्ष टोकेगा गलत। अगर सुनो भाई, एक मिनट, अनुराग भदौरिया, जला के नहीं मारे थे, जागेंद्र की हत्या नहीं हुई थी शाहजहांपुर में पत्रकार की, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कालीदास मार्ग में अपराधी और पीड़ित को बुला के खत्म कर देंगे। भूमाफियाओं से आप वोट थोड़े समय बाद चुनाव हुआ, विपक्ष के नेता मुख्यमंत्री हो गए, जो मुख्यमंत्री थे वो विपक्ष में आ गए, फिर एक बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, तब वही बात उस समय के विपक्ष के नेता ने कही और फिर मुख्यमंत्री ने वही तर्क दिया कि ये तो सामाजिक समस्या है, सामाजिक जागरण भी करना होगा। अमिताभ, मैं ये सवाल पूछ रहा था मित्र। नहीं अमिताभ जी, हमारी सरकार, मैंने अपराध का जो मैंने एग्जाम्पल्स देना शुरू किया था उसमें इन्होंने इंटरप्ट किया, नहीं तो क्लियर मैं कर रहा था कि हमारी सरकार आने के बाद अपराधियों के ऊपर इतनी मार पड़ी है कि मुख्य विपक्षी दल राज्यपाल के यहाँ जाके कह रहा त्राईमाम काउंटर बंद करो, और हम लोग जब विपक्ष में थे तो विधानसभा के सामने लाठी खाते हुए कहते थे कि अपराधियों पे कार्रवाई करो। इनके समय में भूमाफिया मुख्यमंत्री आवास में बैठते थे, हमारे समय में आगे हमने खाली कराया भूमाफिया। ठीक है, आगे अनुराग जी रुकिए, भाई ऐसे नहीं बहस होगी। सुरेंद्र राजपूत, 31 लोगों के ऊपर इन्होंने चिट्ठी लिखी, उन पर मुकदमे हटा लो। और मुकदमे हटाने की बात करते हैं आप भाई, दोनों की आवाज करनी पड़ेगी मुझे। अमरमणि त्रिपाठी कौन है? सुरेंद्र जी, अमरमणि त्रिपाठी जी कौन है? आप विपक्ष में होते हैं तो तेल के दाम जब बढ़ते हैं तो सरकार दोषी, आप उनको ले लेके जा रहे हैं। और जब आप सरकार में होते हैं तो आप कहते हो ये तो वैश्विक स्थितियां हैं जिनके चलते तेल के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार क्या करे? क्या ये दो तरफा रुख नहीं है? यही हाल अपराध पर, यही हाल महंगाई पर, यही हाल बेरोजगारी पर। सुरेंद्र जी, कोई पार्टी हो, देखिए बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत जिम्मेवारी से, कैन आई रिस्पॉन्ड अमिताभ जी? जी 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 जी। देखिए, दो बातें बड़ी स्पष्ट, बहुत क्लियर कट है। मुझे भी समय दीजिएगा, सत्ता अनुराग भदौरिया ने बोलने नहीं दिया मुझे। सत्ता पक्ष का जवाब जो है उसके कामों से दिया जाता है, प्रतिपक्ष अपनी जबान से सवाल भी करेगा, जवाब भी देगा। यहां पर दुर्भाग्य इस देश का यह है कि सत्ता पक्ष में आने के बाद प्रतिपक्ष के जो विशेषज्ञ लोग थे वो फिर से प्रतिपक्ष पर ही सवाल करने लगते हैं।
हम बिल्कुल मानते हैं इस बात को। चाहे बेरोजगारी की बात हो तो कांग्रेस ने बेरोजगारी का जवाब मनरेगा से भी दिया था और तरीकों से भी दिया था। आप अपराध के नियंत्रण की बात करें, चाहे वो राइट टू इंफॉर्मेशन से हो, चाहे राइट टू एजुकेशन से हो, चाहे राइट टू फूड से हो, चाहे और अन्य तरीकों से प्रभावी नियंत्रण करने की कोशिश की। महंगाई वैश्विक समस्या हम लोग बताते थे, ये लोग माला पहन करके चलते थे और आज की डेट में क्या जवाब देते हैं? आपके सामने सारी स्थितियां हैं। गैस सिलेंडर 400 से लेकर के 800 पहुंच गया है। दाल, चावल, मैं टमाटर, मैं प्याज, तो 2 आलू, मिनट सबके दाम अमिताभ जी, अगर ऐसे बहस होती है भाई तो बड़ा मसला है। हो रही है। अगर ऐसे हो रही है तो मैं फिर अब आपको दो बातें कह दूं। प्याज का दाम क्या था, चावल का दाम क्या था, अगर दाल का दाम क्या था, बहस होती है तो भाई ये तो बड़ी अमिताभ जी देखिए ये बड़ा मसला हो जा रहा है। अगर हम चुप मनीष शुक्ला अभी रुकना होगा, सुरेंद्र जी कंटिन्यू करिए। इंटरप्ट करेंगे, एक लोग विषय रखेंगे तो ये कैसे चलेगा डिबेट? मुझे लगता है कि आपको अपने फॉर्मेट को फॉलो कराना चाहिए। मुझे कम से कम मैं बोलूं तो भी फॉर्मेट फॉलो है आपका। मैं तो कभी नहीं बोलता ना, ना मैं इनके पीछे सुरेश जी बोल कहिए। रहा हूं, ना मैं अनुराग जी के बीच में बोलता हूं। बैठे हैं, अनुराग इंटरप्ट करेंगे और कांग्रेस के प्रवक्ता इसलिए बैठे कि अपने विषय को रखेंगे। अनुराग जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आप हैं। सबके अपने अपने दल हैं। दल के प्रवक्ता हमारे तो व्यक्तिगत रूप से आप भी मित्र हैं, हमारे दोस्त, आप दुश्मन नहीं है ना पार्टी का। अगर इस तरीके से ये बहस का विषय है तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी विषय नहीं लाने देना चाहती है। विषय क्या है? ना भय का विषय लाने देना चाहती, ना भूख का विषय लाने देना चाहती, ना भ्रष्टाचार का विषय लाने देना चाहती है और ना ही जुमलेबाजी का विषय लाने देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं की जुमलेबाजी का विषय नहीं लाने देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी जो गाली गलौज करती है उसका विषय नहीं लाने देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है। आप सरकार में होते हैं दूसरी भाषा बोलते हैं, विपक्ष में होते हैं दूसरी भाषा बोलते हैं। भूख, भय, बेरोजगारी और महंगाई, इन सवालों पर आपकी भाषा एक क्यों नहीं रहती? आपसे मतलब किसी भी राजनीतिक पार्टी की। बिल्कुल अमिताभ जी, मैं बहुत डंके की चोट पे व्यूअर देख रहे होंगे। आपको भी बता दूं, जो पोजीशन पार्टी जिसको मैं अपोजिशन में हमेशा रहती, पोजीशन रहने के बावजूद भी बता दूं, हमने जो वादा किया था, हमने वादा किया था कि हम सुन तो लीजिए, हमने वादा किया था किसान आयोग बनाएंगे, हमने वादा किया था मेट्रो बनाएंगे, हमने बना दिया। हमने वादा किया था महिलाओं को पेंशन देंगे, गरीब महिलाओं को हमने किया। हमने वादा किया था कि हम पुलिस सुधारेंगे, हमने 100 डायल दिया। हमने वादा किया था महिलाओं का सम्मान करेंगे, 1090 दिया। हमने वादा किया था कि हम उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हमने लैपटॉप दिया। हमने वादा किया था कि यहाँ पे देश के अंदर में हम अपने प्रदेश को आईटी बनाएंगे, तो हमने HCL जैसी कई कंपनियां हम लेके आए। आप बताइए, जो हमने वादा किया उसमें कोई वादा पूरा नहीं किया। आज मैं मनीष से पूछना चाहता हूँ, हल्ला मचाने की जगह जवाब दे दे व्यूअर को। एक चीज रह गई है, एक सुन तो लीजिए, एक चीज रह गई, आप पूरा करोगे नहीं करोगे, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे आप चिल्लाते रहिए। पोजीशन वालों की हालत ये है, देखिए कैसे चिल्ला रहे, देखिए ऐसा लग रहा है वोट मांग रहे। देखो अभी से हार चुके हैं अमिताभ जी, अभी से हार चुके हैं। देखिए कैसे चिल्ला रहे, इनको पता है कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। हमने अपने काम गिना लिए, ये अपने काम नहीं गिना पाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से बोलूं, अगर ये बेरोजगारों नहीं दिया तो समाजवादी पार्टी आएगी, सारे काम बेरोजगारों को मनीष शुक्ला रहेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी में सवाल मैं चैलेंज करता हूं, इधर रोजगार दे अगर एक वक्त में सिलेंडर के दाम के दाम बढ़ने पर आप चौराहे पर रख के धरना देते हैं और सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो दूसरे घटनाओं में सिलेंडर का दाम बढ़े तो आपकी भाषा क्यों बदल जाए? मनीष शुक्ला हटा रहे हो, उनकी FIR खत्म करवा रहे हो, उनको छोड़ दो। न्यायपालिका पे आपको यकीन नहीं है, आप अपने तरफ से न्याय हटाना चाहते हो, बलात्कारों पर में आप केस हटाना चाहते हो, आपके मंत्री जी जो स्वामी जी पर केस हटाना चाहते हो, आप ये इनका बालियान जी के ऊपर केस हटाना चाहते हो।
सुरेश राणा पे केस हटाना चाहते हो, किसका डिस्टर्ब है भारतीय जी के ऊपर केस अनुराग चाहते हो, रुकना होगा, मनीष आपको भी रुकना होगा भाई, क्योंकि मेरी आवाज सुनेंगे नहीं, ये विपक्ष की आवाज है, जमीन तक जाएगी और जमीन तक जाके आपके हलक खबर पुरानी है, आपके हलक में हाथ डाल के मांगेंगे अपना अधिकार, आपके चिल्लाने से नहीं होगा, अधिकार तो जनता मनीष से शुक्ला आप क्या दोगे? जनता ने आपको अनुराग जी रुकिए, आपको आना दिखाया, मनीष शुक्ला इस तरह से बातों को नहीं रखा जाता है, आपस में लड़ने से कोई हल नहीं निकलेगा। दोनों की आवाज बंद करिए भाई, मनीष शुक्ला की भी और अनुराग की भी। नो सुरेंद्र राजपूत, आपसे भी सवाल पूछ दूं, मेरे लिए सारी राजनीतिक बिरादरी एक, अगर एक समय में सिलेंडर का, एलपीजी के सिलेंडर का दाम बढ़े तो आप सिलेंडर चौराहे पर लेके धरना देने आओ, दोबारा उसी सिलेंडर का दाम बढ़े तो आप बता दो इंटरनेशनल फैक्टर जिम्मेदार। यह दोहरा रुख क्यों नहीं है क्या सुरेंद्र राजपूत? भाजपा और सपा तो आपस में लड़ाई में व्यस्त है, इसलिए मैंने कहा चलो आप ही से सवाल पूछ लो। ये सवाल राजनीतिक बिरादरी से है, कांग्रेस भाजपा सपा नहीं, राजनीतिक बिरादरी में सब शामिल। हमने कोई लड़ाई नहीं की, लेकिन जब मैंने बोलना शुरू किया तो इनके मित्र दल के प्रवक्ता ने इंटरप्ट किया। दो बातें बड़ी स्पष्ट सुरेंद्र राजपूत प्लीज। भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है वो अपने आप में दिखाई देता है। अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी के इस दोहरे सिलेंडर का जहां तक मामला है, इस देश में चुनाव किस रूप में होता था, रुकिए बोलने दीजिए ना, 12 देंगे, क्या है अमिताभ जी? आखिर 9 सिलेंडर देने वाले लोग कि हम 12 देंगे इसलिए हमको चुनाव मिला। अमिताभ जी भारतीय जनता पार्टी का अपना एक फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। आज मुझे सच में खराब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास युवक देख रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जवाब नहीं है। अखिलेश यादव ने किस तरह से उनकी नौकरियों पर डाका डाला था, युवक देख रहा है, जबरदस्ती बोल रहे हो, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है कि आप रोजगार कैसे दोगे, युवक को पता है कि महिलाओं का सम्मान कैसे करेंगे, इनके पास मुद्दा नहीं है कि कैसे दलितों का सम्मान करेंगे, इनके पास मुद्दा नहीं है किसान की आत्महत्या कैसे रोकेंगे, इनके पास मुद्दा नहीं है किसानों को मूल्य कैसे देंगे, इनके पास मुद्दा नहीं है, कोई भी मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक ही मुद्दा है, चिल्ला के डिबेट खत्म कर दो, चिल्ला के डिबेट खत्म कर दो, कभी जवाब यही नहीं बने। ये सरकार की मजबूरी है, इनकी मजबूरी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि इनकी जाने की बेला आ गई है, इनको पता है हम जाने वाले हैं, चिल्लाने की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। लग रहा है कि साल अनुराग भदौरिया को भी मनीष शुक्ला को आपको चिल्ला रहे हैं, मत रहिए, अभी आने वाले नहीं है। ठीक है सुरेंद्र जी, आप कंटिन्यू करिए। अमिताभ जी, मेरा एक ऑब्जेक्शन लेकिन नोट करिए, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं, मैं आपको बताऊं। क्योंकि आपने मेरा सवाल पूछा मुझसे, अनुराग भदौरिया ने इंटरप्ट किया, इसलिए पहले आपको कहना चाहिए कि अनुराग भदौरिया ने गलती की। ये दोनों लोग कहेंगे तो बात ठीक नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं अमिताभ जी, अगर आपका फॉर्मेट ये है तो ये आज सच में फॉर्मेट क्या है हमारे फॉर्मेट। मेरा भी यही सवाल, आपका फॉर्मेट ये है कि अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे और बीच में जवाब अनुराग भदौरिया देंगे, जब सत्ता से सवाल पूछे जाते हैं, जब भी सत्ता से सत्ता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सत्ता इतना परेशान संयम क्यों नहीं रख रही है। टीवी से लेकर किसी भी डिबेट में सत्ता की पोजीशन ये है कि सत्ता को संयम रखना चाहिए। सत्ता जब महंगाई की बात करेगी, सत्ता के आज तक क्या क्या 1 साल हो गई, कौन ऐसा काम किया जो पब्लिक के फायदे का हुआ हो, एक बता दीजिए आप। 1 साल हो गया आपको उत्तर प्रदेश में, 4 साल हो गया आपको सेंट्रल में, एक बता दीजिए आप। आप एक नहीं गिना पाते हो, चिल्लाने लगते हो, आए बाएं शायद कुछ भी बोलने लगते हो, ये हुआ था, वो हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ, वो हुआ। अरे हम तो गिना रहे हैं कि हमने एक्सपीरियंस बनाया, हम तो गिना रहे हैं, हमने बनाया कि हमने एक्सपीरियंस बनाया, हमने बताया लैपटॉप बांटा, हमने बताया हमने पेंशन दी, हमने बताया हमने स्पोर्ट्स के लिए स्टेडियम बनवाए, हमने बताया, सुन तो लीजिए, हमने बताया हमने महिला सुरक्षा के लिए 1090 बनाया, हमने बताया आपको रोजगार के आईटी लेके आए, एचसीएल लेके आए, आप क्या लेके आए जरा बता दो। आप खाली अखिलेश यादव, अरे अखिलेश यादव का इतना फोबिया है तो भैया आप सरकार, मुझे तो ऐसा लगता है आप नींद में भी आपको लगता है कि चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव है, आपको यही लगता है कि अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर है, ऐसा आप बिहेव करते हो। अखिलेश जी, शांत हो जाइए, इसके अलावा कोई शब्द नहीं है, इसके मतलब इनकी चढ़ाई की बेला है। अब ये जाने वाले जब आदमी जाने लगता है तो चिल्लाने लगता है, इसलिए सब लोग बीजेपी जाने वाली है। कुछ योगा करिए, इतना चेहरा आपका लाल हो गया। लाल नहीं, आपको बात सुना, आप हमारे साथी भी है, कुछ अभी
अभी कुछ हम बोले तो चिल्ला रहे हो, वो बोले तो समस्या हो जाएगी। अभी आपको तो इतना चिल्ला रहे हो, नहीं चाहते कि अभी आपके साथ कुछ ऐसी अरे काहे को भैया, आप पानी पीजिए, आप समझाइए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, अपनी सरकार को समझाइए कि 16 बच्चे। अनुराग जी रुकिए, वक्त की हमारे पास भी मनीष शुक्ला रुकिए, आप भी रुकिए। इस तरह से बातों को नहीं रखा जाता है। जब आप किसी प्लेटफॉर्म पर अपनी बातों को रख रहे हैं तो एक एक करके जब चीजें रखी जाती हैं तो वो दर्शकों को भी अच्छी लगती हैं और वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हुए नजर आती हैं। अमिताभ जी, तमाम जिरह के दौरान, इस बातचीत के दौरान, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौरान हर किसी ने अपनी बात को रखने की कोशिश की। हर कोई ये दिखाना चाहता है कि हम जिस तरीके से जो काम किए हैं या कर रहे हैं या करेंगे, हमारा काम बेहतर है, बाकी दूसरे का काम हमको नजर नहीं आता या उस पर सवाल है। संपादकीय टिप्पणी क्या है आपकी? देखिए, मैं तो मानता हूं काम बेहतर है या काम खराब है, इसका अंतिम पैमाना जनता है। जनता जो निर्णय देती है, मेरे लिए वही रिपोर्ट कार्ड है। पार्टी क्या कहती है बहुत मतलब नहीं रखता। प्रवक्ता तो है इस काम के लिए कि गलत को भी डिफेंड करो, इसका क्या मतलब है? लेकिन अल्टीमेटली जनता आपको मार्क्स देती है ना चुनाव में। पार्टी की जमानत जब्त हो जाए और पार्टी के हमने देश के हित में काम किया तो मैं कैसे मान लूंगा? लेकिन मूल विषय वहीं पर भटक गया। क्या इस देश में सिलेंडर को लेकर चौराहे पर धरना नहीं हुआ? उस वक्त सिलेंडर सरकार की जिम्मेदारी था। अगली बार सिलेंडर का फिर दाम बढ़ा तो वो विश्व की जिम्मेदारी हो गया सिलेंडर। ननकू हैरान कि अजब तमाशा है। एक वक्त में किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, सरकार की जिम्मेदारी बताई गई। दूसरे वक्त में किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, कहा गया यह सामाजिक समस्या है, यह केवल सरकार से हल नहीं होगी। तो यही सिद्धांत आपको तब क्यों नहीं याद आया? एक वक्त में बेरोजगार सरकार की जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। वही पार्टी दूसरे वक्त में यह बताने लगे कि बेरोजगार तब दूर होगी बेरोजगारी जब आप फला फला व्यवसाय करो। नपना एक रखिए, फिर आक्रोश रैली करिए घर की और चाहे देश की, सब स्वीकार है। कोई पार्टी इससे अछूती नहीं। मैंने राजस्थान का उदाहरण देके कहा था, वसुंधरा जी विपक्ष में थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, एक बच्ची के साथ रेप हुआ। वसुंधरा जी ने कहा मुख्यमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। उसके बाद चुनाव हुआ, वसुंधरा जी आ गई, चीफ मिनिस्टर हो गई। उसके बाद फिर एक बच्ची के साथ वैसा ही दुष्कर्म हुआ। तब हमने पूछा कि आप क्या हो, तो उत्तर मिला यह सामाजिक समस्या है अमिताभ जी। सरकार कार्रवाई कर रही है, ढूंढ रही है अपराधियों को, पकड़ भी लिया है कुछ को, और सरकार क्या करे? मैं कहता हूं कोई एक स्टैंड चुन लीजिए, या तो चुल्लू भर पानी में डूबने वाली बात तय मान लीजिए, फिर हर वक्त वही नियम लागू हो, या ये मान लीजिए सामाजिक समस्या है तो बवाल खत्म करिए, या तो मान लीजिए कि अरहर और प्याज और आलू और टमाटर इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं, यह वैश्विक समस्या है, मान लेंगे। यह ब्रह्मांड की समस्या है, चलो वो भी मान लेंगे। लेकिन एक लाइन तो लो, आप हर तरफ खेलेंगे मैदान में। अगर सिलेंडर सरकार की जिम्मेदारी है तो हर वक्त वो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, चाहे 2018 हो और चाहे 2028 हो। ये बदल कैसे जाएगा रुख? जनता इसलिए अपने को ठगा हुआ महसूस करती है। अपराध तो अपराध है, उस पर एक लाइन तय कर लीजिए, वो सामाजिक समस्या है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, और एक लाइन तय करके जनता को बता दीजिए सब लोग इकट्ठे बैठकर कि भाई आज से इसी लाइन को फॉलो करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी और अपराध, इन तीन मुद्दों पर आप गोलपोस्ट बदलते हैं सब लोग लगातार। क्या इस बात की चर्चा नहीं होती कि चुनाव में जो हम बेरोजगारी के आंकड़े देते हैं और अगर सौभाग्य से सत्ता में आ जाए तो हम तुरंत कहते हैं
कि हमने ये नहीं कभी कहा कि सरकार रोजगार देगी, सरकार अपना रोजगार करने लायक माहौल सृजित करेगी। तो ये बात कैंपेन में क्यों नहीं बोलते सब लोग? कैंपेन में ऐसा आभास दोगे चुनाव प्रचार में कि अपनी जेब से रोजगार देंगे और उसके बाद धीरे से गोल पोस्ट चेंज कर लेंगे। इसलिए जनता की आस्था ना आक्रोश रैली में ना धन्यवाद रैली में, वो देख रही ना धन्यवाद रैली में कुछ मिलना ना आक्रोश रैली में कुछ मिलना। यह महत्वपूर्ण विषय है, इस पर चिंतन करिए, नपना एक रखिए मित्र, नपना एक। धन्यवाद अमिताभ जी आपका, साथ ही साथ तमाम मेहमानों को हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महाबहस में आज बस इतना ही। नमस्कार।